नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। आज हम कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल जो भी हमने पढ़ा था उसको लगातार हम उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और एक बार जो हमने कल पढ़ा था उसका एक बार हम रिवीजन जरूर कर लेंगे। जो भी हमने कल और उससे पहले भी हमने एक क्लास ली थी, आज हमारी तीसरी क्लास है। अगर आपने दो क्लास अगर नहीं देखी है तो उसको जाके आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उन दो क्लासों के बगैर ये तीसरी क्लास आपको थोड़ा कम समझ में आएगी, क्योंकि बेसिक वहां से स्टार्ट होता है और अब तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये बहुत ही बारीकी से संविधान सभा को पूरा कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कोई भी एग्जाम हो तो क्वेश्चन एक भी आपका छूटे नहीं। स्टार्ट करते हैं समय को खराब ना करते हुए। एक बार हम देख लेते हैं कि कल हमने जो भी पढ़ा था उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने यहां से स्टार्ट किया था, ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यहां से ही स्टार्ट किया था, जो कि 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा माउंटबेटन योजना के तहत ही इसको पहली बार पारित किया गया था। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक बार फटाफट ये पीछे वाली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। पूरा नहीं रिवीजन करेंगे, कल क्लास हुई थी उसका हम रिवीजन एक बार वन शॉट ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, 7 बातें मैंने आपको बताई थी महत्वपूर्ण। 15 अगस्त को 2 अधिराज्य बन गए थे, 2 डोमिनियन स्टेट स्थापित होंगे और इन दोनों का नाम एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। दूसरी बात यह बताई गई थी, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय और भारत मंत्री का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। अब भारत का वायसराय के पद के स्थान पर दोनों डोमिनियन स्टेट के अंदर गवर्नर जनरल का पद को सृजन किया गया और गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति है वो राज्य के कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश ताज करेगा, ठीक है। रियासतों को यह अधिकार दिया गया, या तो वो स्वतंत्र रहे या तो वे अपना खुद का संविधान निर्माण भी कर सकती थी, अपनी संविधान सभा का निर्माण कर सकती थी, या फिर पाकिस्तान में मिल जाए या फिर भारत में मिल सकती थी। उनको खुद का यह स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। सर रेडक्लिफ ब्राउन साहब को सीमा का निर्धारण का कार्य सौंपा गया। जब तक यह संविधान सभा का गठन ना हो जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही इसका शासन व्यवस्था चलती रहेगी सुचारू रूप से। दोनों देशों की अलग अलग संविधान सभा का भी गठन किया जाएगा। और आपको यह भी बता दें, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ और इसी जो 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, इसी के तहत ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब बने थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपने नाम सुना और आपको सबको पता भी है। इससे आगे हमने क्या पढ़ा था ये देख लीजिए। 5 बातें मैंने बता दी, 7 बातें थी टोटल। तारीख वाला है तो आपको मैं एक बार वापस से याद करा देता हूं। एक तो 9 दिसंबर, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए आप 9 दिसंबर को तो रट के ही चले जाएं। 9 दिसंबर 1946 है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसके अंदर ही अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया और ये वरिष्ठतम नागरिक को चुनने की जो परंपरा है वो हमने फ्रांस देश से ली थी, ठीक है। 11 दिसंबर, हालांकि 10 दिसंबर को दूसरी बैठक होती, लेकिन हम तीसरी बैठक का पर ही पढ़ेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसका संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया था या निर्विरोध बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को उद्देशीय प्रस्ताव, जो आज की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका देखते हैं, वो उसी दिन पहली बार संविधान सभा के सामने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी और आगे जाके 22 जनवरी 1947 को वो उद्देशीय प्रस्ताव पारित हो गया था। बीच में एक डेट और है, लगातार क्रम से याद करेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे 22 जुलाई 1947 को आज का जो आप तिरंगा देखते हैं उस तिरंगे को पहली बार स्वीकार कर लिया गया था। उसके अगली वाली डेट है आपको 24 जनवरी
50 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भी स्वीकार कर लिया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। यह भी आप ध्यान रखना। और संविधान सभा की जब अंतिम बैठक थी तो उस समय, और एक ये भी फैक्ट याद कर लेना कि इसके जो हस्ताक्षर करने वाले संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या है वो अंतिम समय में, अंतिम बैठक के समय 284 रह गई थी, जबकि शुरुआत में 389 थी। फिर बाद में घटकर दोनों का विभाजन हुआ, दो देश के टुकड़े हुए, उसमें 324 हो गई थी। लेकिन लास्ट टाइम पे जब हस्ताक्षर किए गए थे उस समय 284 ही थे। उसके अलावा 26 नवंबर 1949 को देश के, या फिर अब मान लो ये संविधान सभा ने जो कानून, जो अनुच्छेद बनाए थे उनमें से 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे और बाकी वाले 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। 26 नवंबर को हम पहले तो विधि दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन अभी 2015 से 125वीं डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर साहब के जो जयंती के उपलक्ष्य में, जो 2015 में 125वीं जयंती मनाई गई थी, उसके बाद से लगातार हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। और उसके अलावा तो कोई डेट और थी 25 जून 1975, ये मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि संविधान हत्या दिवस जो पिछले ही साल स्टार्ट हुआ था, जो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इस कारण इसको मैंने बता दिया। 3 वाचन हुए थे, तीनों वाचन को आपको मैंने कहा इसको तीनों के तीनों याद होने चाहिए क्योंकि वो मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछता है, मैच करवाता है। तो कुल वाचन कितने हुए? 3 वाचन हुए, 2 में 48 है और 1 में 49 है। याद रखने का आसान तरीका है, 2 में 48 है, 1 में 48, 1 में 49, दोनों जगह सेम सेम है, ठीक है। यहाँ 4 नंबर है, यहाँ 9 नवंबर है, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर, ऊपर वाला 48 है। सबसे नीचे वाला देख लीजिएगा 14 नवंबर 1949, फिर बाद में 49 है, लेकिन ये तारीख तो आपको सबको पता होगी 26 नवंबर। याद बीच वाला करना है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, दोनों अलग अलग है, ठीक है। सबसे लंबा वाचन सेकंड वाला था, तो सबसे छोटा वाचन फर्स्ट वाला था, ठीक है। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। आगे देखिए, यह भी बता दिया गया था संविधान के अंदर मूल रूप से कितने भाग है। मूल संविधान के अंदर भी 22 भाग थे और मूल रूप से उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो 4 अनुसूचियां थी भाई, अरे सॉरी 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। उस समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद उस समय भी थे, वर्तमान में भी है। और उस समय महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो उस समय संविधान सभा के अंदर महिलाओं की संख्या 15 थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ उस समय 16 अनुच्छेद, जब संविधान अंगीकृत किया गया, सॉरी मैंने बोल दिया कुछ, अंगीकृत किया गया उस समय 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। 393 अनुच्छेद के अंदर लिख रखा है कि भारत का संविधान, ये भारत का संविधान, ये ऐसा वर्ड 393 अनुच्छेद में लिख रखा है, 393 अनुच्छेद में 394 में लिख रखा है लागू होने की तिथि जो कि 26 जनवरी 1950 होगी, 394। और एक और पढ़ा था 394 ए, जो कि 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा जोड़ा गया था। राष्ट्रपति को यह प्राधिकार दिया गया कि वो हिंदी भाषा के अंदर इसकी एक प्रतिलिपि का अनुवाद करवाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये इतनी स्लाइड थी। अब आगे, इससे आगे हम आज देखने वाले हैं। 1 मिनट में थोड़ा कमेंट देख लेता हूं, कमेंट बॉक्स। चलते हैं आगे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो कल से आगे वाले लेने वाले हैं। और हमने पढ़ लिया था, कहां तक पढ़ लिया था?
तारीखें मैंने कब काफी कुछ बता दी थी, वाचन बता दिए थे, महिलाओं और ये 16 जो अनुच्छेद लागू हुए थे ये भी मैंने बता दिया था। अब देखिए, वाचन तो 3 हुए थे, ये सबको पता है, कल हमने क्लास में बात भी कर ली थी। 4 नवंबर से 15 नवंबर, ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर है, ऐसा कुछ है। दोनों ऊपर वाले 48 है, नीचे वाले 49 है, दो बीच वाले अलग अलग है, ठीक है, याद कर लेना 3 वाचन। लेकिन अब एक प्रश्न और आता है कि इसके संविधान सभा के जो अधिवेशन हुए थे वो अधिवेशन कितने हुए थे? तो 11 अधिवेशन माने जाते हैं, और ये 11 अधिवेशन माने जाते हैं, लेकिन कुछ जगह 12 अधिवेशन भी मिलते हैं, ठीक है। राज्यसभा की साइड के अनुसार तो 11 ही माने जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक जगह 12 अधिवेशन मिल रहे हैं, लेकिन तारीखें अलग अलग पूछ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ग्यारह अधिवेशन, या फिर आप ऐसे लिख लो, कुल अधिवेशन। कुल अधिवेशन कितने हुए? तो हमें 2 अधिवेशन देखने को मिलते हैं, एक तो 11 भी मिलते हैं, तो कुछ जगह पर 12 भी मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, दोनों अलग अलग तो मिलते हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है इन दोनों के मध्यता को रखते हुए, ठीक है ना, मध्यस्थता को रखते हुए एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के बनने में कितना समय लगा? संविधान सभा में संविधान सभा के द्वारा संविधान का जो निर्माण किया गया था वो निर्माण कितने समय में हुआ था? तो आपने कई बार सुना होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यह आपके रटा रटाया हुआ है, तो ये इसके अनुसार है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये आपने 11 अधिवेशन होते हैं तो समय ये काउंट होता है। लेकिन अगर आपने 12 अधिवेशन मान लिए तो समय क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन है भाई, इसके अनुसार 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। और इसके अनुसार क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आपको पता होगा ऊपर वाला 14 से 26 नवंबर को, वो 11वां जो है 26 नवंबर 1949 तक लास्ट मान रहा है, जबकि जो ये वाला है ना 12वां अधिवेशन, ये आपके 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक मान रहा है, वहां तक काउंट कर रहा है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो कुल अधिवेशन कितने हुए? 11 भी सही है, 12 भी सही है, लेकिन आप ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना ऑप्शन में क्या आ रहा है, उस हिसाब से इस प्रश्न को करना होगा, ठीक है। ज्यादातर प्रश्न यही पूछता है, लेकिन कुछ एक एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो 12 देखने को मिल गया, लेकिन दोनों ऑप्शन साथ में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें, दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं मिलने वाले। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो ये पहले भी बताया गया कि संविधान सभा होगी, ये चौथे अधिवेशन में तय किया गया था। चौथे अधिवेशन के अंदर ये तय किया गया था कि एक संविधान सभा होगी, और आपको बता दें संविधान सभा ने पूर्ण प्रभुता शक्ति प्राप्त कर ली थी, वो 5वें अधिवेशन की प्राप्त कर ली थी, और प्रारूप जो कि संविधान सभा ने पेश किया, और ये 7वें अधिवेशन के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के सामने ये पेश किया था। तो इंपॉर्टेंट है, चौथा भी आप लिख सकते हैं, और पहला अधिवेशन तो आपको सबको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पहला अधिवेशन से अक्सर प्रश्न आ जाते हैं। और पहला अधिवेशन कब से कब हुआ? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1940 तक हुआ था। ये पहला अधिवेशन की तारीख याद रख रहे, ठीक है। प्रथम अधिवेशन, मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे जाने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप
धीरे धीरे पढ़े लेकिन गहराई से पढ़े, ठीक है। तो प्रथम अधिवेशन कब से कब तक चला था? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। और ये कब चला? 1940। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम अधिवेशन कब से कब चला? 9 से 23 दिसंबर तक चला। अब देखिए, एक प्रश्न बार बार आता है कि भारत की जो संविधान सभा होगी ये कौन से अधिवेशन के अंदर ये तय किया गया कि भारत की संविधान सभा होगी? तो ये है चौथा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? चौथा अधिवेशन। क्या तय किया गया कि भारत की एक संविधान सभा होगी, संविधान सभा होगी, ठीक है। भारत की एक संविधान सभा होगी, ये चौथे अधिवेशन के अंदर तय कर दिया गया था। उसके अलावा एक बीच में और है पांचवां अधिवेशन, जिसके अंदर पूर्ण प्रभुता प्राप्त कर ली थी संविधान सभा ने, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप ये जरूर याद रखें, सातवां अधिवेशन, सातवें अधिवेशन के अंदर ही जो B.R. अम्बेडकर साहब ने जो प्रारूप समिति का जो प्रारूप समिति है वो संविधान सभा के सामने पेश की थी। तो आप ध्यान रखना, सातवां अधिवेशन कौन सा? सातवां अधिवेशन। सातवां अधिवेशन के द्वारा ही प्रारूप समिति, प्रारूप जो प्रारूप संविधान के सामने पेश किया था, या प्रारूप समिति ने प्रारूप है वो किसके सामने पेश किया था? संविधान सभा के। ठीक है, जो प्रारूप बनाया गया था, जिसको किसने बनाया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो प्रारूप बनाया था संविधान का, वो सातवें अधिवेशन के अंदर संविधान सभा के सामने पेश किया था। चौथा और सातवां सबको याद होना चाहिए, ठीक है। चौथा और सातवां याद होना चाहिए। और एक और आप याद कर लीजिएगा, 10वां अधिवेशन, जिसके अंदर अंतिम रूप से क्या कर लिया गया था? प्रस्तावना को भी स्वीकार कर लिया गया था। 10वां अधिवेशन, यही तो बता रहे हैं 11-12 हुए, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो 10वां अधिवेशन हुआ था, इसी के अंदर प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था, प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चारों चीजें आप देख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा अब 12वें की तो मैंने बता दी, 12वां आप याद यहां रख सकते हो। ये हुआ था 24 जनवरी 1950। ये 1950 वाली तारीख से 12वां है, लेकिन ये 11वां अगर पूछे तो ये कौन सी तारीख से? तो 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949। अब दोनों तरीके से पसंद जैसा आए उस हिसाब से उत्तर दे देना। कुल अधिवेशन पूछे तो 11-12 दोनों याद रखना है, लेकिन 12 पूछे तो 24 जनवरी 1950 तक होगा, अगर 11 पूछे तो 26 नवंबर 1949 तक होगा। लेकिन प्रथम अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर 1940, चौथा अधिवेशन के अंदर भारत का संविधान सभा को पहली बार स्वीकार कर लिया गया था। सातवें के अंदर प्रारूप रखा गया संविधान सभा के सामने, और 10वां अधिवेशन प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ये सबको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 12वां मैंने बता दिया आप सबको। एक मिनट।
अब आगे देखते हैं। अब दो तीन मैं बातें और बता देता हूं। मैंने 22 जुलाई को ही आपको एक बताया था कि पहली बार तिरंगा को स्वीकार कर लिया था, और इसी के अंदर झंडा समिति भी बनी थी, झंडा दिवस के रूप में भी मनाया था पहली बार। ये भी आप ध्यान रखें। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम BN राव था भाई, ये भी ध्यान रख ले। संवैधानिक सलाहकार, ये मैंने पहले नहीं बताया लेकिन अभी देख ले। संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे, ठीक है। और एक आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, जो संविधान सभा थी उन संविधान सभा के एक सचिव भी थे। संविधान सभा के एक सचिव हैं, सचिव साहब का नाम आप ध्यान रख लें, HV राम, HVR आयंगर, HVR आयंगर, HVR आयंगर। ये कौन थे? तो ये आपके संविधान सभा के सचिव थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लें, संविधान सभा के ये सचिव थे। उसके अलावा आप देख लीजिएगा, उसके मैंने ये भी पहले बता दिया था आपको कि संविधान सभा के कितने सदस्य थे। सबसे ज्यादा हैदराबाद से वो 16 सदस्य आए थे। उसके अलावा संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा सदस्य थे, ये भी मैंने बता दिया। जबकि आप एक ये बात ध्यान रखें, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू और BN राव ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अक्सर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी जी क्या संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे? तो महात्मा गांधी जी भी नहीं थे, जयप्रकाश नारायण भी नहीं थे, तेज बहादुर सप्रू भी नहीं थे और BN राव भी नहीं थे। अब दो बातें और देख लीजिएगा, दो बातें और है। संविधान सभा के अंदर ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन दो मुद्दे ऐसे हैं जो आपको याद रखने होंगे। संविधान के अंदर जो न्यूनतम बहस वाला जो पारित मुद्दा है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वैसा अधिकार है जो कि किसी के आधार पर कुछ भी भेदभाव ना करे, धर्म, लिंग, वंश, जाति, किसी के आधार बिना भेदभाव किए अगर 18 साल से अधिक उम्र है तो उसको वोट देने का अधिकार, सभी प्रकार का वो अधिकार मान ले, ठीक है ना। चाहे राजनीतिक अधिकार मान लो, कहीं कहीं आप देख लो राजनीतिक सार्वभौमिक वैसे अधिकार, नागरिक सार्वभौमिक वैसे अधिकार, कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी के आधार कुछ भी भेदभाव किए बगैर उसको अगर 18 साल से अधिक उम्र है तो उसको सब तरीके का अधिकार मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मताधिकार का मिलना चाहिए। मतलब मत देने का अधिकार मिलना ही चाहिए, चाहे वो राजनीतिक पक्ष में हो, चाहे सामाजिक पक्ष में हो, किसी के पक्ष में हो, वो उसको मिलना ही चाहिए। तो सबसे न्यूनतम बहस के आधार पर संविधान सभा के अंदर अगर कोई बिल पास हुआ है तो वो हुआ है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और अगर सबसे ज्यादा अगर चर्चा विवाद का अगर विषय रहा है तो वो रहा है राष्ट्रभाषा राजभाषा वाला, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों आप लिख लें। एक तो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक है राष्ट्रभाषा और है एक राजभाषा। ज्यादा विवाद हुआ था, कम विवाद। मतलब ये ऐसे मुद्दे हैं, मतलब इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं हुई और ये पास हो गया जल्दी जल्दी। इस पे ज्यादा दिन बातचीत हुई, विवाद हुआ, फिर बाद में ये जाके ये बिल पास हुआ था, ठीक है। उसके अलावा अब देख लीजिएगा, भारत गणराज्य का एक प्रश्न आता है कि भारत गणराज्य कब बना, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो ये 26 जनवरी 1950 को ही भारत एक गणतंत्र बन गया। वैसे गणतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा एक शासन अध्यक्ष जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उसका कोई
नहीं बने अध्यक्ष, ठीक है ना। वही व्यवस्था भारत के अंदर अब है ना, जैसे कि अब कोई राजा महाराजा का व्यवस्था है नहीं, जहां पर गणतंत्र होता है वहां पर उसका वंशज नहीं बनता है। जैसे कि हर 5 साल के बाद में यहाँ चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, 5 साल के बाद में ये चेंज हो जाता है। इसीलिए भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। उसके बाद में लगातार चुनाव हो रहे हैं और 5 साल बाद में हर कोई जो चुनाव जीतता है वो बन जाता है, जनता ही जनार्दन है। उसके अलावा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ये आप सबको पता है। और जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भी अपने देश के अंदर जिस तरीके से आज भी अगर हम 26 जनवरी मनाते हैं तो दूसरे देश का एक मेहमान को या फिर हम पड़ोसी देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुलाने का कष्ट करते हैं ना, अभी ये रीति हमने पहली बार से ही स्टार्ट कर दिया। और इसी कारण हमने प्रथम जो 26 जनवरी 1950 का जो गणतंत्र दिवस मनाया था, उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो सुकर्णो है वो मुख्य अतिथि के तौर में भारत आए थे। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। तो प्रथम जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था उस समय कौन आए थे, तो आप सुकर्णो याद रख लेना, इंडोनेशिया के थे, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखने, प्रथम गणतंत्र, ठीक है ना, ये तय है भाई, ठीक है ना। एक मिनट, प्रथम गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि तो कौन बने थे, सुकर्णो बने थे। किस देश के हैं, इंडोनेशिया। और इसी परंपरा को हम अभी भी लगातार जारी है और अभी भी हर साल एक मेहमान को हम बुलाते हैं गणतंत्र दिवस पर, ठीक है। अब यहां तक तो आपका सबका कंप्लीट हो गया होगा। और मैंने ये भी तो आपको पहले बता दिया था, 26 नवंबर वाला डेट को मैंने बारे में पहले बता चुका हूं कि ये हम किस लिए क्यों मनाते हैं और पहले क्या मनाते थे। 2015 से पहले हम विधि दिवस के रूप में मनाते थे। और क्यों, 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी सरकार बनी थी और तो 2015 के अंदर ये डिसीजन ले लिया गया था कि 26 नवंबर को अब हम क्या मनाने वाले हैं, संविधान दिवस मनाने वाले हैं, क्योंकि पहले विधि दिवस के रूप में इसको मना रहे थे। अब हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं, प्रथम बैठक के बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रथम बैठक आप सबको पता होगा, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। उसके अलावा मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था, बहिष्कार किया था। पाकिस्तान की वो मांग पर लगातार अड़े हुए थे भाई। और हमने क्या किया, वरिष्ठतम सदस्य बुजुर्ग राजनेता सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया था, संविधान सभा का कई जगह सभापति लिखा आ रहा है, लेकिन अध्यक्ष आप बात मान लीजिएगा, ठीक है, अस्थायी सभापति बना दिया गया था, ठीक है। और प्रथम बैठक के अंदर 260 सदस्यों ने क्या किया था, भागीदारी की थी। और प्रथम सत्र में कुल 211 सदस्यों ने भी भाग लिया, ये भी आप ध्यान रखें। इसी दिन फ्रैंक एंथोनी, कौन है, नाम क्या है, फ्रैंक एंथोनी। और इसको फ्रैंक एंथोनी को ये आपको कहीं कम जगह देखने को मिलता है, लेकिन आप नाम ध्यान रखना, फ्रैंक एंथोनी, जिसको सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या बना दिया था, उपसभापति, वो भी मनोनीत किया था भाई, ये ध्यान रखना, मनोनीत किया था फ्रैंक एंथोनी को। फ्रैंक एंथोनी ये क्या बनते हैं, ये बनते हैं उपाध्यक्ष मान लीजिएगा, या उपसभापति। और ये मनोनीत हुए थे, ये भी ध्यान रखना, ये मनोनीत हुए थे, ठीक है। और मनोनीत किसने किया था, तो मनोनीत आपके जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे दिन, और एक बात और ध्यान रखना, जो संविधान सभा के नियमों के तहत एक इनके जो राजेंद्र प्रसाद है वो संविधान सभा के प्रवक्ता के रूप में भी थे, ठीक है, प्रवक्ता के रूप में भी वो थे।
अब आपको ये बता दिया। और पहली बैठक के अंदर कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 207 सदस्यों ने भाग लिया पहली बैठक के अंदर। पहला अधिवेशन कब से कब हुआ? तारीख अभी लिखाई थी, 9 दिसंबर से लगा के 23 दिसंबर 1946 तक ये पहली बैठक होती है या पहला अधिवेशन होता है। ठीक है, टोटल 12-11 अधिवेशन, दोनों आपको आंकड़े याद रखने पड़ेंगे क्योंकि, और इसी पहले अधिवेशन के अंदर टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने इसके अंदर भाग लेने से मना कर दिया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और अब आगे दूसरी बैठक हो रही है 11 दिसंबर 1940 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बनाए जाते हैं? स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। और इसके अंदर 15 सदस्यीय की नियम समिति का भी क्या कर दिया गया था? गठन कर दिया गया था। एकमात्र एक महिला भी थी जिसका नाम आपने सुना होगा, जी दुर्गाबाई, जो कि नियम समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी। यह बात आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नियम समिति के राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष थे। अब मैं आपको नियम समिति थोड़ा लिखा लेता हूं, ठीक है, क्यों अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। नियम समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद कर लेना भाई, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। सदस्य कितने थे टोटल? तो 15। ठीक है, एकमात्र महिला सदस्य, एकमात्र, जहां पे कहीं भी एक आता है या फिर एकमात्र कोई भी सदस्य होता है उसका अक्सर प्रश्न भी पूछा जाता है। एकमात्र महिला सदस्य थी जिसका नाम क्या था? जी दुर्गा बाई। ठीक है, तो ये तीनों नियम समिति के बारे में ये पूरा फैक्ट याद होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, 15 सदस्य थे टोटल, और एकमात्र महिला सदस्य जी दुर्गा बाई इस समिति की क्या थी? महिला सदस्य थी। और हालांकि ये तीसरी बैठक ही थी 11 दिसंबर वाले। बीच में ये ध्यान रखना एक बैठक और हुई थी। दूसरी बैठक पूछे तो 10 दिसंबर है तारीख, ऐसे नहीं दूसरी पूछे आप 11 दिसंबर वाली दूसरी मान लो, ये ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि दूसरी बैठक 10 दिसंबर को और हुई थी और तीसरी बैठक है वो 11 दिसंबर को हुई थी। और चौथी बैठक 12 दिसंबर और पांचवी बैठक 13 दिसंबर को। लगातार ध्यान रखना, 9 दिसंबर को हुई, 10 को हुई, 11 को हुई, 12 को हुई और 13 को हुई। ये लगातार हो रही है, लेकिन हम ज्यादा इंपॉर्टेंट 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर है, इस कारण हम सिर्फ 3 को ही पढ़ रहे हैं ज्यादा। ठीक है ना, इसलिए आप उनको भी ध्यान रखें। अगर क्रम का अगर मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा पांचवी बैठक आपको सबको मैं बता चुका हूं, पहले भी बता देता। पांचवी बैठक के अंदर जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखा था इसके अंदर, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर लिया, पास कर लिया। इसके अंदर टोटल 8 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य? 8 उद्देश्य थे भाई, आंकड़ा याद रखना। ठीक है ना, 8 उद्देश्य थे, इसको आंकड़ा आप जरूर याद रखें। और उसके अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव विरोध किए जाने के कारण उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? पास नहीं होता। ठीक है, और आगे जाके वो 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है। जुलाई 1946 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। अब हम आगे थोड़ा कुछ फैक्ट अगर रह गए हैं तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम जानकारी, अब प्रारूप समिति के बारे में भी पढ़ना है। चौबीस जनवरी के बारे में वैसे भी पहले भी बता चुका हूं आपको, और कुछ एक बातें मैं आपको और बता देता हूं। ठीक है ना, मैंने कहा ना पूरा हम डिटेल से ही पढ़ने वाले हैं, छोड़ने वाले कुछ है नहीं। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को एक तो आप ये ध्यान रख लेना, वो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी।
उसे दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को शामिल किया गया। अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कौन सी थी, तो 24 जनवरी 1950 थी। 26 जनवरी 1950 नहीं है, क्योंकि उस दिन तो संविधान लागू हो रहा है। 24 जनवरी 1950 ही संविधान सभा की अंतिम बैठक है। उसी दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। यह भी ध्यान रखना, 3 प्रतियां थी। कितनी? 3 प्रतियां थी। एक हस्तलिखित अंग्रेजी की कॉपी थी, एक हस्तलिखित अंग्रेजी की कॉपी थी, और एक और अंग्रेजी की कॉपी थी, उसका प्रतिलिपि मान ले सकते, और एक हाथ से लिखा तीसरी एक हाथ से लिखी हिंदी की कॉपी थी। ठीक है, तो 3 टोटल थी। एक अंग्रेजी की हस्तलिखित थी, एक अंग्रेजी की उसकी प्रतिलिपि थी, और एक हिंदी की हस्तलिखित थी। ठीक है, तो 3 कॉपियां थी। ये आप ये भी ध्यान रखना। और उसके अलावा इसके जो क्या नाम है, अरे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये नाम आपने कई बार सुना होगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसने तरीके से संविधान को हाथ से लिखा था, यह भी आप ध्यान रखना। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने क्या किया था? हाथ से लिखा था भाई। ठीक है ना, हाथ से लिखा था एक कॉपी। ठीक है ना, हिंदी वाली। ये भी आप नाम ध्यान रखना, कई बार ये पूछा जा सकता है, पूछ भी लेते हैं अक्सर ऐसे प्रश्न, आप ध्यान रखें। ठीक है, 11 अधिवेशन, ये तो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं। 11 अधिवेशन बता दिया मैंने, 12 अधिवेशन वो पूरा बता दिया है। राष्ट्रगीत वाला भी बता दिया था। आगे चलते हैं। संविधान सभा की मैंने ये तो बता दिया था कि टोटल महिलाओं की संख्या 15 थी। अब ये 15 महिलाएं पूरी तो याद रख नहीं सकते, मैं नाम बता देता हूं एक बार। एक तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, एक राजकुमारी अमृता कौर थी, सरोजनी नायडू, सुरचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गा बाई अभी मैंने बताया था। ये नियम समिति की क्या थी? एकमात्र महिला सदस्य थी। ठीक है, हालांकि नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी। ठीक है, मालती चौधरी, दक्ष यानी वेलायुधन, बेगम अजाज रसूल, एनी मस्करिनी, और एक नाम और है अम्मू स्वामी नाथन। ठीक है, अब आपको ये 15 तो नाम याद होने वाला नहीं है, लेकिन इसमें जो 15 सदस्य थी, जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। इनमें से ज्यादातर याद नहीं हो, लेकिन एक दो इसके अंदर फैक्ट है वो तो याद कर भी सकते हैं ना, और वो है एकमात्र बेगम अजाज रसूल। बेगम अजाज रसूल, ये कौन थी भाई? ये एकमात्र महिला मुस्लिम महिला थी भाई, ये ध्यान रखना। संविधान सभा के अंदर एकमात्र मुस्लिम महिला, ठीक है, एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अजाज रसूल। नाम याद रखना, 15 की 15 तो आपको याद होने वाली है नहीं, लेकिन एक तो याद रख सकते हैं ना, बेगम अजाज रसूल। ये एकमात्र संविधान सभा के अंदर मुस्लिम सदस्य थी। उसके अलावा एकमात्र जो देसी रियासतों से थी, उसका भी एकमात्र जो त्रावणकोर है वो कोची के अंदर, वहां से एक एनी मस्करनी जो प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र प्रतिनिधि थी, जिसका नाम है क्या? एनी मस्करिनी। एनी मस्करिनी, ये देसी रियासतों से एकमात्र महिला, देसी रियासतों से एकमात्र महिला थी। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये त्रावणकोर
कोची से थी, ठीक है, और कोची केरल वाला है, ठीक है ना। ये दोनों फैक्ट आप याद रखना। महिलाओं की संख्या 15 थी, लेकिन ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होगी। उसके अलावा एक नाम और है, दक्षायणी वेलायुधन। दक्षायणी वेलायुधन, दक्षायणी वेलायुधन, दक्षायणी वेलायुधन। ये कौन थी भाई? तो ये एकमात्र दलित महिला थी, एकमात्र दलित महिला, ठीक है। दलित पूछे, दक्षायणी वेलायुधन, एनी मस्करीनी देसी रियासत तो एकमात्र, बेगम आजाद रसूल जो एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य थी, वो भी संविधान सभा की। संविधान सभा की जो अधिकांश महिलाएं थी, और उस समय कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए ये बात तो सबको पता है कि ये जितने भी सदस्य है 15, ये 15 की 15 कांग्रेस से ही होने वाली है। समझ में आ रहा ना भाई? अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट। मैं एक चीज और बता सकता हूं, हालांकि राजस्थान के बारे में बाद में बता दूंगा, कहीं सबसे लास्ट में बताऊंगा राजस्थान के बारे में, ठीक है ना। एक तो आप इसका अध्यक्ष ध्यान रखना, अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा, उपाध्यक्ष भी याद रखना, उपसभापति या उपाध्यक्ष याद रखना। जो मैं नाम बताया ना, फ्रैंक जे एंथनी, एक सवाल पूछा गया है जिसका मनोनयन किया गया भाई, और ये फ्रैंक एंथनी है, वो 8 बार लगातार लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं, प्रथम से 10वीं तक, छठी और 9वीं को छोड़कर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो तीसरी बैठक। अब हम कुछ और पढ़ने से पहले मैंने लगभग आपको फैक्ट तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको लगभग। अब तो प्रारूप समिति के बारे में ही पढ़ें या फिर उससे पहले कुछ और रह गया? लगभग सब कंप्लीट है। अब हम प्रारूप समिति को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रारूप समिति किस में से प्रश्न अक्सर आते हैं, और प्रारूप समिति को पूरा ध्यान से डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, एकदम पूरा कवर करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। प्रारूप समिति सबको पता होगा, प्रारूप का मतलब ही संविधान का जो एक पहले प्रारूप बनाया गया था, वो प्रारूप संविधान सभा के सामने पेश किया था, और वो भी किसने किया था? बनाने वाले ही डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब है, तो उन्होंने ही पेश किया है, और वो आगे जाके स्वीकार भी होगा। प्रारूप समिति है ना, प्रारूप समिति, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना। और इस समिति को, ये समिति है ना, ये किसके निर्देशन में बन रही है? तो ये निर्देशन में अगर बन रही है, तो ये सबसे पहले इसका सबसे पहला प्रारूप तैयार किसने किया था? तो वो किया था BN राव ने। भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप है, प्रारूप समिति की बात नहीं कर रहे, जो पहला प्रारूप तैयार किया था वो BN राव ने तैयार किया था। आप यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख लेता है, ठीक है। यहां पर लिखते हैं भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने बनाया था? तो BN राव, ठीक है। यह नाम आप ध्यान रखना, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है कि भारतीय संविधान का जो फर्स्ट प्रारूप है, प्रथम प्रारूप है, वो किसने बनाया था? तो BN राव ने बनाया था, BN राव ने बनाया था। लेकिन अब 29 अगस्त, जब 29 अगस्त, ये डेट तो आपको सबको पता होती है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मैं आपको बता देता हूं, ये सबको पता है, BR अम्बेडकर, ठीक है। कब स्थापना हुई इसकी? तो 29 अगस्त 1947, ठीक है, 1947। सदस्य कितने थे?
तो इसमें टोटल सदस्य थे 7। ये अध्यक्ष समय थे भाई। ठीक है, टोटल सदस्य 7 थे। 7 ही सही है, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, 7 ही सदस्य सही है। 6 प्लस 1 ही है, तो टोटल 7 सदस्य होंगे। और ये सबसे पहले आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति जो बनी थी वो किसके प्रस्ताव पर बनी थी, तो ये सबसे पहले आप नाम सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर है। किसके प्रस्ताव पर बनी थी? प्रस्ताव पूछे तो पूछ लेना, बता देना, सत्यनारायण सिन्हा। इन्हीं के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा पहली ही बैठक जब 29 अगस्त को बनती है, पहली बैठक जब 30 अगस्त 1947 को होती है, उसके अंदर अम्बेडकर साहब को निर्विरोध इसका क्या बना दिया जाता है? अध्यक्ष चुन लिया जाता है, निर्वाचित सभापति बना लिया जाता है, अध्यक्ष बना लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें टोटल 7 सदस्य थे। 7 के साथ आपको याद होना चाहिए, अक्सर वो प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा वो सदस्य है जो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है। लेकिन आपको सबके सब नाम याद होना चाहिए। एक नाम तो आपको सबको पता होगा, BR अम्बेडकर। ठीक है, ये नाम तो आपको अक्सर पता है, यही इसके अध्यक्ष है। ठीक है, एक नाम आपने सुना होगा कई बार, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी जो एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो एकमात्र मुस्लिम लीग से संबंधित है भाई। ठीक है, एन माधवराव और एक था TT कृष्णमाचारी। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, अगला नाम है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर है ना, यही है। ठीक है, उसके अलावा डॉक्टर KM मुंशी, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, 4 नंबर वाला पूछा गया है। KM मुंशी ये कौन थे? तो ये एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कांग्रेसी सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेसी सदस्य थे, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला आपने नाम सुना होगा, एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम थे। ठीक है ना, मुस्लिम लीग से संबंधित है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये किससे संबंधित है? तो ये मुस्लिम लीग से संबंधित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, क्योंकि वो पूछता है एकमात्र प्रारूप समिति का वो अध्यक्ष कौन है या सदस्य कौन है जो कांग्रेस का सदस्य था, तो KM मुंशी। या फिर वो पूछेगा मुस्लिम लीग का एकमात्र सदस्य कौन था या संबंधित कौन था मुस्लिम लीग से, तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, उसके अलावा एन माधव राव, एन माधव राव। ठीक है, और अगला नाम है आपके TT कृष्णमाचारी। इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर इनकी जगह, क्योंकि DP खेतान की मृत्यु हो जाती है, उनकी जगह इनको बनाया गया था। DP खेतान और ऊपर वाले हैं BL मित्तल की जगह। यहां पर तो BL मित्तल और यहां पर DP खेतान। पहले ये थे, लेकिन बाद में इनको बदल दिया गया था, फिर बाद में ये आ गए थे। ठीक है ना, तो इनके जगह ये भी पूछा जाता है कि TT कृष्णमाचारी से पहले कौन थे, तो
डीपी खेतान थे। अब देखिए इसको याद करने को तो डीटी याद कर ले, है ना, डीटी मिल रहा है। और एन माधव राव को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है ना, इनको तो आपको याद करना पड़ेगा भाई, बीएल मित्तल आए थे। यहां पर एक चीज और मिल रही है, देखा, यहां पर भी म आ रहा है और यहां पर भी मी आ रहा है, मित्र, ठीक है ना, ये मित्र है, ठीक है ना, यहां पर भी म, यहां पर मां, इसलिए बीएल मित्तल यहां से हो जाएगा, डीडी कृष्णामाचारी, डीपी खेतान, डीटी ऐसे याद भी आप रख सकते हैं। ये हो गए टोटल पूरा का पूरा। एक बार वापस देख लीजिएगा, प्रारूप समिति जो कि 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है, ठीक है। प्रारूप समिति जिसका गठन, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस बता रहा हूं, बी आर अम्बेडकर के अध्यक्ष बने और इन्हीं के निर्देशन में इसका गठन किया गया। कब गठन हुआ? 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया। सदस्य टोटल कितने? 7 सदस्य ही थे। आपको 7 सदस्य ही ध्यान रखना है, क्योंकि कई किताबों में 8 भी आ रखा है, कहीं आपको 6 भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप 7 याद रखें, 1 + 6 है, ठीक है। प्रस्ताव किसने रखा? सत्यनारायण सिन्हा ने यह प्रस्ताव रखा था। इसी सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव के आधार निर्देशन में ही इसका गठन किया गया था प्रारूप समिति का। अगला है इसके सदस्य, तो 7 सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि ये कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे, ठीक है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और एक थे एन माधव राव जो कि बीएल मित्र की जगह आए थे, एन माधव राव। और डीपी खेतान की जगह एक जगह ली थी टीटी कृष्णामाचारी और एक अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये 7 के 7 आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने 2 बार तो आपको याद करवा दिया है। अब आपको याद करना भी, क्लास को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। और एक बात ये भी ध्यान रखना, इधर वाला ये पॉइंट था ना, अभी मैंने पीछे वाला बोर्ड पे लिखा था कि भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो बी आर राव ने लिखा था, BN राव ने लिखा, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव पूरा नाम, बेनेगल नरसिंह राव ने, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखना। सत्यनारायण सिन्हा भी याद रखना, जो संविधान सभा के इन जो 7 सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था या फिर मनोनीत हुए थे, तो आपको यह भी ध्यान रखना है निर्विरोध चुने गए थे ये 7 के 7, ठीक है। ये याद रख लेना, ठीक है ना। उसके अलावा अब अम्बेडकर साहब का नाम आया है, तो हम थोड़ा अम्बेडकर साहब के बारे में भी देख लेते हैं। अम्बेडकर साहब का तो आप सिर्फ एक ही बात याद रखना, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा आप याद रखना, जब जुलाई अगस्त 1940 में जब चुनाव हुए थे, तो बंगाल प्रांत से ये निर्वाचित हुए थे। कहां से? बंगाल प्रांत से। जब अम्बेडकर का बंगाल प्रांत से निर्वाचन तो हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग की सहायता से ये जैसुर कुलना बंगाल से हुआ और ये बाद में वहां से जीत भी गए थे। लेकिन वो क्षेत्र, जब देश का विभाजन हुआ तो वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था, ठीक है, जो आज का बांग्लादेश है उसमें चला गया था। तो फिर बाद में विभाजन योजना के कारण बंबई प्रेसिडेंसी की कांग्रेस के सहयोग से ये पुनः निर्वाचित हुए और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के एक सदस्य थे MR जेकर, जो कि त्याग पत्र दिलवाकर इन्होंने पुनः सीट से इनको चुनाव लड़ाया गया, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखें। मतलब पहले कहां से थे? तो जैसुर कुलना बंगाल से, बंगाल वाला क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। फिर बाद में इन्होंने भारत में बंबई प्रेसिडेंसी से वहां से लड़ा था, तो वहां MR जेकर को वहां पर सीट खाली करवाई गई, त्याग पत्र दिलवाया गया और वहां से ये पुनः सीट से वापस चुनाव लड़ा। फिर लोकसभा का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, लेकिन 4थे स्थान पर रहते। उसके बाद में ये लोकसभा उपचुनाव हार गए थे, ये भी ध्यान रखना। 1954 में पहले तो वो 4थे स्थान पर रहते, लेकिन बाद में 1954 के अंदर बांद्रा में हुए लोकसभा उपचुनाव हुए थे, वहां पर ये हार गए थे। और 1952 में ये बंबई राज्यसभा से भी सदस्य निर्वाचित हुए थे। ये महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। और उसके अलावा
अम्बेडकर साहब के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये नेहरू मंत्रिमंडल के अंदर जो 1947 से 1951 के मध्य जो नेहरू कैबिनेट बना था उसके अंदर ये न्याय और विधि मंत्री भी थे। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि नेहरू मंत्रिमंडल में जो न्याय और विधि का जो मंत्री का पद है वो किसके पास था, तो बी आर अम्बेडकर साहब के पास था, ठीक है। और एक आप बार बार ये सुनते हैं कि अम्बेडकर साहब को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, लेकिन ये कहा किसने था, तो ये भी ध्यान रखना, ये कहा था के बी राव ने अम्बेडकर साहब को भारतीय संविधान का जनक कहा था। उसके अलावा कुछ और समितियां हैं, तो और समितियां बारे में हम देख लेते हैं। और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में नियम समिति बनी थी। इस नियम समिति के अंदर 15 सदस्य थे। जी दुर्गाबाई एकमात्र महिला सदस्य भी थी, ये भी आप ध्यान रखना टोटल, ठीक है ना। इस समिति में महिला एकमात्र थी, ठीक है। ये नियम समिति तो आपको इतना ध्यान रखना। प्रारूप समिति को मैंने पहले भी बता दिया। संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में भी बनी थी संचालन समिति। और अब नेहरू जी के निर्देशन में भी कुछ समितियां बनी थी। एक राज्य समिति, संघ समिति और संघ संविधान समिति, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार, राजेंद्र प्रसाद, इनके नेतृत्व में 2 समितियां बनी। एक तो नियम समिति, ठीक है, एक संचालन समिति, ठीक है, ये 2 समितियां। अब नेहरू जी के जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है ना। राज्य समिति 1 नंबर राज्य समिति, ठीक है। नंबर 2 संघ राज्य समिति, संघ शक्ति बोल दो, संघ राज्य बोल दो, संघ शक्ति समिति। संघ समिति। नंबर 3 2 समितियां और हैं, एक संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। और एक और बनी थी विशेष समिति। और ये विशेष समिति किस लिए बनाई गई थी, ये प्रारूप समिति जो बनी थी उसकी जांच के लिए, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो 4 बनी थी इनके समय, ठीक है। ये चारों के चारों याद होनी चाहिए, क्योंकि मिलान वाला क्वेश्चन आता ना, वो समय इनको मिलाता है, भी मिलाने को बोलता है और सामने नाम लिखा होता है, इनमें से एक समिति उठा के दे देता है और फिर पूछता है कि ये समिति किसकी बनाई है। हालांकि 2 समितियां और हैं, एक नागरिकता तदर्थ समिति, एक हिंदी अनुवाद समिति भी थी, ठीक है, लेकिन मैंने इंपोर्टेंट थी वो बताई हैं। और एक जो क्या नाम है उसका, सॉरी, सरदार मिट गया, सॉरी भाई, ये 4 ये संघ शक्ति समिति थी ना, वो मिट गई यहां से, है ना, संघ शक्ति, ठीक है। कम करना चाह रहे थे लेकिन कुछ और हो गया। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल के निर्देशन में कुछ समितियां बनी थी। आपको जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं भाई, ऐसे तो बहुत सारी समितियां हैं, आप याद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। एक प्रांतीय समिति, एक सलाहकार एवं मौलिक अधिकार समिति बनी थी। एक प्रांतीय समिति, सबसे पहली तो प्रांतीय समिति, ठीक है। और एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो दूसरी है वो इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार समिति, ठीक है ना। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक अधिकार, यह समिति इंपॉर्टेंट है भाई। और भी समितियां हैं, उसके अलावा 5 उप समितियां थी, 5 उप समितियां, 2 आप ये याद रख लो,
और आप 5 उप समितियां बनाई थी। 5 उप समितियां भी पटेल साहब ने बनाई थी। ये वाली इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। हालांकि ये दोनों इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन याद रखना, प्रांतीय समिति मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ये हो गया आपके समितियों वाला टॉपिक। उसके अलावा विशेष समिति भी बनी थी एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। ठीक है, अब विशेष समिति वो जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में भी बनी थी, इनके निर्देशन में बनी थी। अब समितियों के बारे में तो प्रारूप समिति के बारे में मैंने पहले बता दिया। भाषाई प्रांत समिति, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो एक भाषाई प्रांतीय समिति बनी थी जिसका धर आयोग भी बना था आगे जाके, ये अपने भाषाई आधार समिति। ठीक है ना, भाषाई प्रांत आयोग बोल दो या भाषाई समिति। और ये किसके निर्देशन में बनी थी? तो ये बनी थी एस के धर। ये इंपॉर्टेंट क्या, आगे जाके धर आयोग बनेगा, आप सबको पता होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। धर आयोग बनता है और उसी के आधार पर आगे भाषा आयोग का भी गठन होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना। अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया है। इसके आगे का जितना भी टॉपिक बचा है, मेरा सब थोड़ा कुछ बचा होगा, अभी है काफी कुछ, इसमें पढ़ाया जा सकता है, घंटा 1 घंटा 2 घंटा में खत्म हो सकता है। लेकिन अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, जितना भी आज पढ़ा है उसका सबका रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने कहां से स्टार्ट किया था? यहां से स्टार्ट किया था ना। आज हमने कुल अधिवेशन से स्टार्ट किया था। अब देख लीजिएगा कुल अधिवेशन कितने हुए थे। टोटल अधिवेशन 11 भी मिलते हैं तो 12 भी मिलते हैं। 11 मिले तो आपको डेट वो याद रखनी है, कौन सी? 26 नवंबर 1949 वाली डेट याद रखनी है। 11 अधिवेशन पूछे तो ये अंतिम डेट होगी। 11वां अधिवेशन लास्ट तारीख 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। उसके हिसाब से अगर टाइम पूछे कि संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ। ठीक है, लेकिन अगर वो 12 अधिवेशन पूछ ले तो 24 जनवरी 1950 को, जो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक भी थी, और इसी दिन 12वां अधिवेशन हुआ। और इस यहां तक अगर टाइम काउंट करते हैं तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का टाइम लगता है। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, जबकि यहां पर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। उसके अलावा प्रथम अधिवेशन जो कि 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1940 के मध्य तक चला था। ये तारीख इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला अधिवेशन है, चला था, तो आपको याद रखना होगा। उसके अलावा चौथा अधिवेशन याद रखिए, टोटल पूरे याद होने वाला है नहीं, लेकिन चौथा अधिवेशन आप जरूर याद रखें, क्योंकि भारत का संविधान सभा है वो पहली बार इसी के अंदर स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है ना। उसके अलावा 7वां अधिवेशन जो कि आज का वो B.R. अम्बेडकर द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था, वो प्रारूप संविधान सभा के सामने रखा गया था, वो 7वां अधिवेशन है। ठीक है ना। हाँ, राम राम जी भाई साहब, विवेक सर जी बोल रहे हैं भाई, राम राम सर, राम राम जी। ठीक है ना, 7वां अधिवेशन। उसके बाद में 10वां अधिवेशन आप जरूर याद रखें, जो कि प्रस्तावना उद्देशिका है, उसको यहां पर स्वीकार किया गया था 10वां अधिवेशन के अंदर। ठीक है, ये मैंने अधिवेशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 11 अधिवेशन या 12 अधिवेशन, एक में तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है और एक में 3 वर्ष 1 माह 16 दिन है, ध्यान रखना। अगला देखिए, संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को बनाया गया। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार बने, और यह भी ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप है वो B.N. राव ने ही बनाया था। H.V.R. अयंगर साहब जो संविधान सभा के क्या बनाए गए थे? सचिव। H.V.R. अयंगर जो संविधान सभा के प्रथम सचिव भी है। ठीक है। उसके अलावा 2 मुद्दे ऐसे थे जो एक तो सबसे कम विवाद में घिरा और सबसे ज्यादा फर्स्ट पास हो गया था, पहले पास हो गया था। मतलब ज्यादा इस पर चर्चा नहीं हुई, ज्यादा इस पर विरोध नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, और फटाक से आया और पास हो गया, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। लेकिन राष्ट्रभाषा राजभाषा वाला बिल ऐसा आया कि कई दिनों तक ये विवाद रहा, ज्यादा दिन तक ये चला, इस पर चर्चाएं हुई, फिर बाद में जाके ये पास हुआ। उसके अलावा
जो प्रथम, यहां से कुछ मिट गया है, यहां पर ये लिख रखा था प्रथम। प्रथम गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि के तौर पर हमने भारत पे आए थे, उनका नाम है सुकिनो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, वो प्रथम आए थे। और आज भी ये व्यवस्था कायम है, हर साल हम जब भी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाते हैं तो हर बार एक दूसरे देश का मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आते हैं। अगला देखिए, फ्रैंक एंथोनी जो कि उपाध्यक्ष बनाए थे। ध्यान रखना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा ने द्वारा ही इनको मनोनीत किया गया। फ्रैंक एंथोनी, नाम याद रखना भैया, फ्रैंक एंथोनी, यही उपाध्यक्ष थे, यही उप सभापति कहीं कहीं मिलता है, और इनको मनोनीत किया गया। ठीक है, अगला है नियम समिति बनाई गई। नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें टोटल 15 सदस्य थे, एकमात्र महिला सदस्य थी जी दुर्गा बाई। नाम ध्यान रखना, जी दुर्गा बाई का। ठीक है, अगला देखिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजदा, जिन्होंने हाथ से एक प्रति लिखी थी, हिंदी वाले। ठीक है ना, महिलाओं की संख्या 15 है, लेकिन 15 की 15 याद नहीं हो सके, लेकिन 3 तो आपको जरूर याद होनी चाहिए। बेगम आजाद रसूल, जो कि इन 15 संविधान सभा की महिलाओं के अंदर एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एनी मस्करिनी, देसी रियासतों की महिला में ये एकमात्र महिला थी, जो कि त्रावणकोर कोची से ये थी, केरल में पड़ता है, सबको पता है। दक्षायणी रसेल के नाम से एक थी, दक्षायणी रसेल है ना, दक्षायणी रसेल है ना, दक्षायणी रसेल, जो कि एकमात्र दलित महिला थी संविधान सभा के अंदर। ठीक है, उससे अगला प्रारूप समिति के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। कब इसकी स्थापना हुई, 29 अगस्त 1947 की स्थापना होती है। सदस्य कितने थे, 7 थे। मैं बार बार बोल रहा हूं, 7 सदस्य ही थे। आपको 7 ही करना है, क्वेश्चन में आए तो ना 8 करना है ना 6 करना है, सिर्फ 7 थे, वो भी अध्यक्ष सहित थे। अध्यक्ष और एक जुड़ा तो 7 हुए। ठीक है, प्रस्ताव किसके प्रस्ताव पर इस समिति की स्थापना हुई, तो सत्यनारायण सिन्हा की प्रस्ताव पर ही इस समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ऊपर लिख रखा है बेनेगल नरसिंह राव BN राव ने ही भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, उसके अलावा इसके 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, टोटल 7 थे। बी आर अम्बेडकर जो कि इसके अध्यक्ष भी थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे भाई। ठीक है ना, ये कांग्रेस के सदस्य थे, या कांग्रेस लिख रखा है, यहां स्वामी है। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे। एन माधवराव, जो कि BL मित्र की जगह आए थे। अब यहां से याद नहीं होता है, कंफ्यूजन यहां पर इन पे बढ़ता है, तो यहां पर भी म आ रहा है और यहां पे म आ रहा है, दोनों को याद करने की टिक लगा लेना, और D और T DT से याद कर लेना। ठीक है, TT कृष्णामाचारी, जो कि DP खेतान की जगह आए थे। ठीक है, DP खेतान की जगह है ना, 7 के साथ याद होने चाहिए। BR अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव और TT कृष्णामाचारी आए थे DP खेतान की जगह, और एन माधवराव आए थे BL मित्र की जगह। उसके अलावा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित है। KM मुंशी आप सबको याद होगा। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में 2 समितियां बनती हैं, नियम समिति और संचालन समिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4 समितियां हैं, राज्य समिति, संघ समिति, संघ संविधान समिति और विशेष समिति। उसके अलावा सरदार पटेल ने प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, 5 उप समितियां बनी। भाषाई प्रांत समिति, जो कि SK धर के निर्देशन में बनी थी। यह हो गया आज का कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास पूरी देखने के लिए, और आगे भी हमारी ये सीरीज लगातार जारी है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप रोजाना ये क्लास देखिए। थैंक यू।